जब इसका म्यूजिक चलता है किसी किसी के डाउट थे कि इसके डोर वाइप में ये वैल्यू फॉर मनी क्यों है, क्योंकि इसमें अगर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, ये इन्होंने जगह छोड़ी है एयर बैग निकलने के लिए, तो ये एकदम उसी हिसाब से डिजाइन होते हैं कि आप हमें लोकल देहरादून स्टोर में तो हॉर्न को आपको बीच से नहीं दबाना होता है, तो यहाँ से अगर दबाएंगे तो आपको टाइट ही लगेगा। ये बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। हेलो फ्रेंड्स, टाटा नेक्सॉन के 5000 कंप्लीट होने पर जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उसको आपने काफ़ी सपोर्ट किया, सराहा, काफ़ी कमेंट्स किए। तो आज की वीडियो हमारी आपके कमेंट्स के ऊपर ही है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है जो हमने अब 10,000 पर क्या हमें इस गाड़ी का लग रहा है। आपके क्वेश्चंस पे आने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। मेरा नाम अंकित रमोला, मेरी गाड़ी टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव एस पेट्रोल वेरिएंट है। तो ये मैंने 8 महीने पहले गाड़ी ली थी, तो गाड़ी का मेरा एक्सपीरियंस अभी तक 90% पॉजिटिव रहा है और 10% जो नहीं रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करेंगे। गाड़ी का ऑन रोड प्राइस 8 महीने पहले जब ये रिलीज हुई थी तो उसका 14 लाख था। आज ये 1 लाख डिस्काउंट के शायद बहुत आउटलेट्स में मिल रही है, तो ये बहुत ही अच्छा प्राइस है। 14 लाख भी कोई बुरा नहीं था, पर ये अब 13 लाख के आसपास पड़ रही है क्रिएटिव एस प्लस। पेट्रोल वर्जन में ये सेकंड टॉप है, इससे ऊपर फियरलेस आता है और इससे नीचे प्योर और स्मार्ट वेरिएंट्स आते हैं। तो हमने फियरलेस इसलिए नहीं लिया कि मेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी डेली नीड की वो सारी इसमें कवर हो रही थी। फियरलेस में सिर्फ मुझे 2-3 चीजें जो ज्यादा मिल रही थी वो थी वेंटिलेटेड सीट्स, रियर डिफॉगर्स, आर्म रेस्ट। पहली 2 को छोड़कर तीसरी वाली तो मैंने आफ्टर मार्केट लगा ली थी, तो मेरे लिए वेंटिलेटेड सीट इतना मायने नहीं रखता था, पर जो प्राइस का डिफरेंस था वो 1.5 लाख था, तो मुझे ये 1.5 लाख में तीनों चीजें वर्थ नहीं लगी। और नीचे वाले वेरिएंट्स ना लेने का रीजन साफ था कि जो फीचर्स क्रिएटिव प्लस में आते हैं, 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल और ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत रिक्वायर्ड है आज के डेली नीड में, तो ये मुझे बहुत ही हेल्पफुल और नीडी लगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं माइलेज की। कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल माइलेज पे ही रहता है। माइलेज हमारी गाड़ी का सिटी में 14-15 रहता है, हाईवे पे 17-19 रहता है। फुल एसी के साथ पूरी गर्मी में अगर माइलेज जब मैंने चेक किया तो उसका 13 या 14 रहा है। कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने 8 से 10 माइलेज भी क्लेम किया है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे बहुत डिपेंड करता है, इंडिविजुअल की ड्राइविंग स्किल पे बहुत डिपेंड करता है, तो आप इसे इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं। गियर शिफ्टिंग को लेके कुछ लोगों के इश्यूज थे। मेरा क्रिएटिव एस प्लस है, इसमें 6 गियर्स और 1 रिवर्स आता है। टोटल नेक्सॉन में 5 से 7 गियर्स आते हैं, तो गियर शिफ्टिंग में मुझे कभी प्रॉब्लम्स नहीं आई है। हाँ, कभी जैसे आपने गाड़ी रिवर्स पे की और आपको फर्स्ट पे ले आना है, थोड़ा सा आपको उसमें मेहनत करनी पड़ जाती है कभी कभी, पर वो नॉर्मल है, वो हर गाड़ी का रूल होता है। तो उसको आपको हमेशा 3rd या 4th पे पहले ले आकर फिर उसको फर्स्ट पे ले जाना चाहिए। आप डायरेक्ट अगर रिवर्स से फर्स्ट पे जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इश्यूज आएगा, तो उसको आपको हल्का सा क्लच को दबाकर आपको अपनी गियर शिफ्ट स्मूथली शिफ्ट करनी चाहिए। वैसे मुझे गियर शिफ्टिंग में कोई इश्यू नहीं आया। जैसे आपने रिवर्स गियर पे गाड़ी रखी है और अगर आपको फर्स्ट गियर में लाने में थोड़ा कभी टाइट लग रहा है या दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, गाड़ी को रिवर्स से पहले 3rd या 4th में लाइए। जैसे आपका 3rd और 4th में आ जाएगी वो बहुत इजीली आ जाएगा क्योंकि वो पास है रिवर्स से। फिर उसके बाद आराम से उसको फर्स्ट गियर में लाइए, तो इससे आपको इजी रहता है। ये हमेशा नहीं करना होता है आपको, जब आपको लगे कि गियर अटक रहा है तब आप इसको अपना सकते हैं। ये मेरा ट्रिक है, ये मुझे बहुत लोगों ने बताया, मैं पहले से पिछली गाड़ी में भी अपनाता था। ये वीडियो हम किसी के प्रमोशन के लिए, टाटा के किसी ब्रांड के प्रमोशन के लिए नहीं बना रहे हैं, ये हमारी पर्सनल फीलिंग है। हम जो फील कर रहे हैं वो है, इसके हम आपको नेगेटिव्स भी बताएंगे आगे वीडियो में कि क्या क्या नेगेटिव्स हमने इसमें सहा है, पर ये वीडियो को आप एज ए इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की तरह ही लीजिएगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। बहुत सारे हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आए हैं कि चढ़ाई पे पावर लैग कर रही है, बैटरी इश्यूज है। तो अभी तक हमने ना तो गाड़ी में कभी पावर लैग देखा ना बैटरी इश्यूज देखा। ये अपने सेगमेंट की, क्योंकि इसका टर्बो चार्जर इंजन है, तो हम अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी एफिशिएंट पावर देने वाली गाड़ी है। कमेंट सेक्शन में लोगों ने लेग रूम के बारे में पूछा था, तो लेग रूम पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी हाइट 6 फीट 2 इंच भी है, ये गाड़ी आपको सफिशिएंट लेग रूम देता है। और इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको मेंटेन किया है, पीछे का स्पेस और लेग रूम को। तो इसमें आपको ना पीछे के स्पेस में सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ना ही लेग रूम में। ये अपनी सेगमेंट का सबसे बड़ा नहीं है, पर ये एक बहुत ही स्मार्ट लेग रूम है, मतलब जिसको आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आप देख सकते हैं मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है और इसमें अभी काफ़ी स्पेस है, मतलब मैं बहुत पीछे गाड़ी करके चलाता हूँ। ये मैंने बहुत पीछे की हुई अपनी ड्राइविंग सीट, फिर भी इसमें बहुत है। अगर 6 फीट का भी बंदा होगा तो उसके इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और
थाई सपोर्ट इसमें बहुत बेटर है। सस्पेंशन को लेके कुछ के सवाल थे कि इसका रिजिड है, कैसा है। जितने लोग भी इसमें अभी तक पीछे बैठे हैं, फैमिली या फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बोला है कि इसका पीछे की सीट काफी कंफर्टेबल है और बहुत अच्छा लगता है पीछे मतलब बैठने में। तो वो जो एक किसी के अंदर डाउट है वो आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए। ये अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी कंफर्ट देने वाली रियर सीट्स हैं इसकी। जब इसका म्यूजिक चलता है, किसी किसी के डाउट थे कि इसके डोर वाइब्रेट करते हैं काफी ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें ट्यूटर्स और इसके स्पीकर्स डोर्स में होते हैं, तो वो अपना एक धड़कन पैदा करते हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है म्यूजिक में। हाँ, अगर आपने खाली बॉटल इसमें कभी रखी है तो वो उसकी आपको साउंड जरूर मिलेगी। आप इस पे खाली बॉटल्स ना रखें गाने चलाते हुए, तब वो आपको झरझर की आवाज सुनाई देगी। अगर आपने कभी भरी बॉटल्स या कोई ऐसी चीज रखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर खाली बॉटल्स में आप उस बॉटल को कम कमाते हुए देख सुन सकते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि खाली बॉटल्स को इन पॉकेट्स में रखना चाहिए। अब भरी बॉटल्स आप आराम से दरवाजों में रख सकते हैं। जब आप खाली बॉटल इन दरवाजों पे रखोगे तो वो आपको कंपन देगी। गूगल मैप इसके इस मॉडल पे, इसकी जो 10.25 स्क्रीन है उसमें पूरा डिस्प्ले करता है। इसके टॉप वाले मॉडल पे वो ऑडोमीटर पे भी रिफ्लेक्ट करता है, पर इसमें सिर्फ गूगल मैप का वो सिर्फ ऑडोमीटर में ये बताता है कि लेफ्ट मुड़ना है, राइट। वो सिर्फ पूरा गूगल मैप में जाके सिर्फ उसकी इंडिकेशन देता है कि अगला जो टर्न है वो लेफ्ट में 12 किलोमीटर बाद है। वो इतनी इन्फॉर्मेशन उसके ऑडोमीटर में शिफ्ट करता है गूगल मैप से। पर जब उसका टॉप मॉडल है वो पूरा का पूरा गूगल मैप उसके ऑडोमीटर में भी ले आता है। तो ये डिफरेंस है क्रिएटिव प्लस और फेयरलेस पे। किसी ने मैं कमेंट सेक्शन में ये भी कहा था कि इसका हॉर्न टाइट है, तो इसी वजह से हमने भी वीडियो बनाई है। तो हॉर्न को आपको बीच से नहीं दबाना होता है, तो यहाँ से अगर दबाएंगे तो आपको टाइट ही लगेगा। ये हॉर्न इधर से किनारे से दबता है, किनारे से, और इसके नीचे आपने हॉर्न दे रखा है हॉर्न। तो अगर जब गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि मैं वन हैंड ही चलाता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको दबाता हूँ या इसको यहाँ से। अगर आप यहाँ से जैसे और गाड़ी को इधर सोच रहे हैं कि बीच से दबाएंगे तो इधर से गाड़ी में बहुत टाइट लगेगा आपको उसको साइड से दबाना है, साइड से देखो, साइड से दबेगा, बहुत इजी दबेगा साइड से। या नीचे का पूरा ये पोर्शन, ये हॉर्न का है। आप इसको अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये टाइट लगेगा। ये नहीं दबता है, ये दबता है पर बहुत टाइट से दबेगा। तो ये दबाने का तरीका नहीं। आपको अगर आपकी गाड़ी की आप ऐसे स्टीयरिंग पकड़ते हैं तो आप यहाँ से दबा सकते हैं। अगर आप स्टीयरिंग यहाँ से पकड़ते हैं तो यहाँ से दबा सकते हैं या नीचे से दबा सकते हैं। तो ये आपके टच पॉइंट होने चाहिए हॉर्न के लिए। किसी ने एसी की भी शिकायत की थी कि हमारी गाड़ी 20 से 25 मिनट है। अगर आपकी गाड़ी सनरूफ वाली है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप हमेशा इसको लगा के रखिए, क्योंकि अगर ये आपने खोला हुआ रखा है तो गाड़ी बहुत हीटअप रहती है। इसको लगा के रखिए पहले। तो जब भी आप गर्म गाड़ी अगर आपने बाहर रखी है तो थोड़ी देर उसकी खिड़कियां खोल दीजिए, और मैक्स ये जो बटन है मैक्स, इसको कूलिंग पे डालिए, मैक्स कूलिंग पे, थोड़ी देर खिड़कियां खोल के। उसके बाद आप इसको बंद करके आप हमेशा जब भी आपकी गाड़ी ये ऑन होना चाहिए, इनर सर्कुलेशन। ये अगर ऑफ है और अगर बाहर की हवा आप ले रहे हैं तो गाड़ी बहुत टाइम लेती है इन करने में, क्योंकि ये ऑन करने पे ये ऑफ हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है, ये एक बार मैक्स करने पे ये ऑफ हो जाता है। इसको जब आप ऑफ करेंगे तो आपको ये ऑन करना है वापस दोबारा से, याद रखिए। एक्सेसरीज हमें इस गाड़ी के साथ, क्योंकि नई हमने ली थी तो उस टाइम कुछ नहीं मिला है, वैसे मैट वगैरह मिलता है। हमने एक ये आर्मरेस्ट बाहर से लगवाया था, ये एक BMW टाइप का आर्मरेस्ट था, तो ये हमने एक बाहर से लगाया था जो आगे पीछे हो जाता है, साइड में ऐसे मूव करता है। ये लगाया था, थोड़ा ये ऊपर था, पर मेरा जो ड्राइविंग पोस्चर है उसके हिसाब से एकदम ठीक था। ये हमें लोकल देहरादून स्टोर में 2500 रुपये का मिल गया था। ये आपके शहर में भी अवेलेबल होगा। तो ये ऐसे खुलता है, पर्स वगैरह इसमें कुछ भी रख सकते हैं सामान, और पीछे एक बॉटल होल्डर है इसमें। जो सबसे बेस्ट पार्ट है इसका वो आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें आप पीछे 4 USB पॉइंट्स दे रखे हैं और आगे भी USB पॉइंट है। तो ये आपके पीछे वाले लोगों के लिए USB पॉइंट्स दे देता है ये, और आगे के लिए भी USB पॉइंट दे देता है। तो अपने फोन आप चार्ज कर सकते हो। अब हमने 70 मैट्स लगाए थे, तो ये हमने पूरी गाड़ी में लगाए हैं। ये इसके ऊपर हमने एक आजकल बरसात चल रही है तो एक ऊपर से एक और मैट लगा रखे हैं जो सिर्फ गीले होता है, तो उसको नीचे वाले मैट्स को गीला नहीं करता है। ये हमने फुट स्टेप्स लगा रखे हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि क्या हमें इसमें सीट कवर्स लगाने चाहिए, क्योंकि इसके एयर बैग्स इनके सीट्स में ही हैं। तो यस, ये पूरा सेफ है, क्योंकि आजकल जो सीट कवर्स इसके लिए डिज़ाइन होते हैं वो इसी पर्पस के लिए होते हैं। उसमें एक अलग से वो होता है कि आप जिसमें से आपका एयर बैग निकल जाए, तो ये बड़े सेफ होते हैं।
मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से, इधर से आप देख सकते हैं। ये इन्होंने जगह छोड़ी है एयर बैग निकलने के लिए, तो एकदम उसी हिसाब से डिज़ाइन होते हैं कि आपके एयर बैग फंसे ना, तो ये सीट कवर एकदम सेफ है। ये हमें 7,000 रुपये के अराउंड पड़े थे और ये बहुत ही कंफर्टेबल अच्छे हैं, तो आप इनको ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। वैसे तो हमारा मैनुअल मॉडल है, पर हमारे पे AMT के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आए थे कि AMT इज ए गुड ऑप्शन। यस, मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप उसका DCT वाला AMT मॉडल है, जिसमें DCT मिलता है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा मॉडल है इसका, और अगर किसी का बजट अलाउ करता है तो ले सकता है। तो ज़रूर जाइए, क्योंकि आज की सिटीज़ में ऑटोमेटिक होना भी बहुत ज़रूरी है गाड़ी का। हमारे यहाँ ट्रैफिक इतना नहीं है, इसलिए हमने मैनुअल पे गए। सर्विस एक्सपीरियंस हमारा भी, इसकी 2 सर्विस हो चुकी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों बहुत बढ़िया रही हैं। जो हमारा लोकल टाटा का ऑथराइज सेंटर है, सर्विस सेंटर, वो उसने काफ़ी सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से किया है, तो हम उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। और इसकी रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो इस गाड़ी ने अभी तक कभी धोखा नहीं दिया है। तो मैंने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पिछली बार भी बताए थे और अभी भी बताऊंगा आगे वीडियो में, अगर देखते रहिए। तो उसके अलावा इस गाड़ी ने कहीं धोखा नहीं दिया है कि कहीं चलते चलते फैमिली के साथ कहीं इसने परेशानी दी हो। तो ये गाड़ी रिलायबिलिटी के मामले में बहुत ही बढ़िया है। सर्विस कॉस्ट में हमारी फर्स्ट सर्विस में हमारे 250 रुपीज़ लगे थे और सेकेंड वाले में 750 के अराउंड लगे थे। वो भी इसमें मैंने कुछ चीज़ें उसको एडिशनल बोला था करने के लिए, तो इसलिए तो ये वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। और थर्ड सर्विस में अब हमें देखना है कि कितना पड़ेगा। हमारे चैनल पे सर्विस वीडियो भी अवेलेबल है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं कि कैसा काम हुआ था, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। जैसे कि आपको बताया, इसमें 3 ड्राइव मोड्स हैं। तो अगर आप इंजन की आपको परफॉर्मेंस लेनी है तो आपको स्पोर्ट मोड में चलाना है। अगर आपको हाइब्रिड परफॉर्मेंस लेनी है तो सिटी में चलाना है। और अगर आपको माइलेज में ज़्यादा फिक्र है हाईवे पे, तो आप इको में चला सकते हैं। तो स्पोर्ट्स मोड्स तो अब जैसे उसके मोड से ही पता चल रहा है कि अगर आप चढ़ाई पे हैं और आपको पावर कंटिन्यूस चाहिए तो स्पोर्ट मोड आपको निराश नहीं करता है, बहुत ही बढ़िया पावर निकाल के देता है। ट्रैफिक में अगर आप सिटी मोड में चला रहे हो तो आपको सिटी मोड में भी एक अच्छा पावर मिलता है, तो ये आपको निराश नहीं करेगा। काफ़ी कंपैरिजन के क्वेश्चंस भी हमें आए हैं कि नेक्सॉन बढ़िया है, ब्रेजा बढ़िया है, पंच लेनी चाहिए, कौन सी अच्छी है, क्या क्रेटा लेनी चाहिए। अगर आपका बजट नेक्सॉन के बेस मॉडल लेने का है और उस मॉडल में आप चाह रहे हैं कि आपको एक बहुत बढ़िया गाड़ी मिल जाए जिसमें सारे फीचर्स हो, तो आप पंच की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि पंच का टॉप मॉडल आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। तो पंच बहुत एक बढ़िया गाड़ी है, वो भी एक 5 स्टार गाड़ी है, तो उसमें नो डाउट शिकायत कोई भी नहीं है, और वो एक स्मॉल फैमिली कार है, तो आप उसको भी आप देख सकते हैं। लोगों का क्वेश्चन था कि क्या नेक्सॉन का बेस मॉडल लेना चाहिए कि क्रेटा का बेस मॉडल लेना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्रेटा भी न्यूली लॉन्च है 2024 में, और वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आपका बजट क्रेटा की तरफ जाता है तो नो डाउट आप क्रेटा ले सकते हैं। क्रेटा भी एक बहुत अच्छी गाड़ी है, दिखने में प्रीमियम गाड़ी लगती है। तो मैं नेक्सॉन और क्रेटा का कंपैरिजन नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों के डायमेंशंस और उसमें अंतर है, दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो आप क्रेटा की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप कोई और गाड़ी भी अगर देख रहे हैं और देखना चाह रहे हैं तो आप उसको जरूर ड्राइव कीजिए, उसके रिव्यूज़ पढ़िए। नई गाड़ी लेने के कुछ प्रॉज और कॉन्स होते हैं। कॉन्स में ये होता है कि उसकी रिलायबिलिटी इश्यूज रहते हैं, क्योंकि उसके भी कुछ चीज़ें चेक हो रही होती हैं, तो आप उसको रुक के लीजिएगा। क्योंकि नेक्सॉन के साथ ऐसी नहीं थी, क्योंकि नेक्सॉन का एक जमा बेस था, 6-7 साल से बहुत बढ़िया चल रही है गाड़ी, तो हमें उसमें दिक्कत नहीं आई। पर आप नई गाड़ी अगर कोई सी भी ले रहे हैं तो आप उसको रुक के उसके कमेंट्स के रिव्यूज़ देख के ही लीजिए। बहुत से लोगों का क्वेश्चन हमेशा आता है कि वैल्यू फॉर मनी मॉडल कौन सा है टाटा नेक्सॉन में। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे वैल्यू फॉर मनी क्रिएटिव प्लस और क्रिएटिव प्लस एस लगता है। हमारा क्रिएटिव प्लस एस ही है, बस दोनों में फ़र्क है सनरूफ का, बाकी सारे फीचर्स सेम है। तो इसमें ये वैल्यू फॉर मनी क्यों है, क्योंकि इसमें अगर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, इससे नीचे वाले मॉडल्स पे कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। जैसे ये इतनी 10.25 की स्क्रीन, इसके 360 डिग्री कैमरास, एक तो ये, एक इसके बाद इसका क्रूज कंट्रोल, और इसकी 2-3 जो इसके फीचर्स हैं ये बहुत, इसके ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक डे लाइट्स, ये क्रिएटिव प्लस में मिलते हैं, इससे नीचे वाले मॉडल्स में नहीं मिलते हैं, जो एक इस गाड़ी को इनके नीचे वाले मॉडल से अलग खड़ा कर देती है। तो ये वैल्यू फॉर मनी है और ये आपके पास होने चाहिए आज के डेट में। कुछ लोगों के अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं कि इज इट गुड टू बाय इन 2024। तो मेरा जवाब यही रहेगा कि टाटा ने इसमें 1 लाख का डिस्काउंट दे रखा है। आई बिलीव इस प्राइस सेगमेंट पे ये अभी भी एक अच्छी गाड़ी है। ये इस गाड़ी का एक बेंचमार्क है कि ये अभी भी टॉप 10 में आती है और जितनी बिक रही है।
तो इस गाड़ी में कुछ कौन से, अब हम चलिए इसके नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। लोअर आरपीएम में इसके हैंडल पे आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। जब ये गाड़ी खड़ी रहती है या आप बहुत धीरे चला रहे हो तो वाइब्रेशन रहता है। जैसे आप इसको 60, 70, 40 मतलब एक बार ये स्पीड पकड़ लेती है तो वाइब्रेशन मिनिमल हो जाता है। पर ये गाड़ी अगर नॉर्मल खड़ी है तो आप इसकी हैंडल पे वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। इतना ज़्यादा नहीं है पर अगर है इसमें। दूसरी इसकी सबसे बड़ी खामी है इसका मल्टीमीडिया। ये महीने में एक बार हैंग हो जाता है। ये ग्लिच हमें इसको देखने में मिलती है। मल्टीमीडिया होना नहीं चाहिए पर हो जाता है। थर्ड, एक बार इसके जो 360 डिग्री कैमरा है, एक बार लाइफ में मेरा ये हैंग हो गया था। तो ये सुबह मैं ऑफिस जा रहा था, हैंग हो गया। फिर जब मैं शाम को दोबारा स्टार्ट की घर आने के लिए तो ये ठीक मिला मुझे। तो पता नहीं है तो हीटअप की वजह से मेरी गाड़ी इसलिए भी ज़्यादा हैंग हो जाती है कि मेरा बच्चा खेलता रहता है। वो 1.5 साल का बच्चा इसके सारे फंक्शंस को छेड़ता रहता है, कभी इंडिकेटर इधर इधर। तो मैं उसको मान लेता हूँ कि उसने उसको हैंग की पोजीशन पे लिया है। बाकी ऐसे मुझे इसमें ऐसी कोई और कमी नहीं दिखी। थर्ड, इसका ए पिलर कमी अभी भी है। ये अगर आप पहाड़ों में जाते हैं और जब इसका टर्न लेते हैं तो ये आपको एक परेशानी का सबक बनता है। वैसे मैं काफ़ी एक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ तो मुझे इतनी इशू नहीं आती है, पर जो कभी पहली गाड़ी ले रहा है तो इसके ए पिलर को वो महसूस कर सकता है क्योंकि काफ़ी चौड़ा है बाकियों के मुकाबले। तो ये आपका व्यू एंगल थोड़ा सा रोक देता है। बैक करते हुए एक ही लाइट जलती है। ये भी आपको करके दिखाएंगे डेमो करके कि एक ही लाइट जलती है। तो ऐसा नहीं है कि लाइट खराब है आपकी। तो एक ही उन्होंने टाटा ने हर अपनी गाड़ी में एक ही लाइट दिखा रखी है। अब देखिए गाड़ी अब बैक जाएगी तो आपको एक लाइट दिख रही होगी चलते हुए। तो ये एक लाइट जलती है इसकी जब ये बैक जाती है गाड़ी। तो 10,000 किलोमीटर चलने पे मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है। पॉजिटिव ही मेरा अभी तक गाड़ी के साथ फीडबैक रहा है। इसने मुझे कोई सडन या कोई सरप्राइजिंग वो नहीं दिया है कि मतलब जो मुझे ना पता हो। बस हाँ, कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, लो आरपीएम पे हल्की हल्की वाइब्रेशंस रहती हैं हैंडल पे, जो मेरे लिए ब्रेक डाउन नहीं है। पर हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, कुछ लोगों को लग सकता है, पर बहुत मिनिमल, मतलब वो भी लो आरपीएम पे। जब ये गाड़ी हाई आरपीएम पे होती है तो वो भी फील नहीं होता। और सेकेंडली कभी कभार जो ये इसका जो इंफॉर्मेटिव सिस्टम है वो हैंग हो जाता है, तो वो कभी कभार हो जाता है। उसके अलावा इसने ऐसा कुछ इश्यूज कभी तक दिए नहीं है मुझे जो मैं समझूं। तो अब तक ठीक चल रहा है सब कुछ। तो जो नए लोग इस गाड़ी को खरीदना चाह रहे हैं, जो इस कैटेगरी की गाड़ी देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि नेक्सॉन पे जा सकते हैं। प्राइस बहुत ही कॉम्पिटिटिव कर रखा है उन्होंने और गाड़ी में ज़्यादा शिकायतें नहीं है। मुझे तो कुछ ज़्यादा शिकायत इस पर लगी नहीं। फिट एंड फिनिश लोग बोलते हैं, मैंने थोड़ा बहुत महसूस किया, पर मैं अपनी गाड़ी में खुद ज़्यादा नहीं देख पाया कि ऐसा क्या इश्यूज़ थे। मतलब अब वो धीरे धीरे सब कुछ इम्प्रूव है मतलब। और नेक्सॉन एक अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि मैं वही चला रहा हूँ तो मैं उसी के बारे में बात कर सकता हूँ। 8 महीने के चलाने के बाद, 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं आपको ग्रीन सिग्नल दूंगा अगर आप नेक्सॉन की बात करें। आपको एक लास्ट जाते जाते एक चीज बता रहा हूँ, जो उसका हैंडल है ना, जो उसका टच है, 2 उंगलियों से आप चला सकते हो पूरी गाड़ी को। मतलब ये एक बहुत प्लस पॉइंट है मतलब गाड़ी का। ये मतलब आपको एकदम कहते हैं एकदम क्विक रिस्पांस देता है। मतलब ऐसे नहीं कि आपने हैंडल जितना आप चलाओगे, जितना मोड़ोगे, उस हिसाब से एकदम रिस्पांस देता है आपको। इस गाड़ी में कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का रहेगा। तो जो आपको इस गाड़ी में, जो लोगों की गाड़ी में पावर गैप्स रहते हैं कि पावर टाइमली नहीं आती है, वो उसमें ऐसे इश्यूज नहीं रहते। जब आप इसका पेडल स्पीड दोगे, ये एकदम से रिस्पांस देता है। सेम इसका स्टीयरिंग का है। तो ये इसके प्लस पॉइंट जो मुझे लगे। तो मुझे गाड़ी चलाने में बहुत ईजी लगती है।